दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आपके साथ पश्चिम बंगाल की जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और इसे कल लागू किया गया है सुधारने के बाद में पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा में भी जो ओबीसी आरक्षण के जो है 1993 के रूल थे, 2010 वाले थे और उसको भी गारंटी दे करके पास किया गया है। इस विधेयक इस आदेश के अनुसार जो 2010 में जो पश्चिम बंगाल की ओबीसीज़ की जो लिस्ट थी, जिसमें जो केंद्रीय के रिजर्वेशन वाले और स्टेट वाले लिस्ट बराबर थे, उनके अनुरूप लाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी जो मंडल कमीशन की जो जातियां थी और जो उनकी जातियां थी, पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लास के सर्वे के बाद उन जातियों को समाहित कर करके लिस्ट 2010 में बनाया गया था। उस लिस्ट में ममता बनर्जी के द्वारा बहुत सारी जातियों को, लगभग 113 जातियों को जोड़ दिया गया था, जो सरकार के द्वारा बीच में और ज़्यादातर 2010 और 2020 के बीच में जो इस तरह के परिवर्तन जोड़े गए थे। वो जातियाँ वास्तव में ओबीसी नहीं थी, विकसित थी और ख़ास करके उसमें जो विकसित मुस्लिम जातियाँ थीं उनको भी शामिल किया गया था। मंडल आयोग वाला में पश्चिम बंगाल के जो बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिपोर्ट जो आदेश था उसमें भी मुस्लिम जातियां समाहित किया गया था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत जातियों को इसमें जोड़ दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में भी इस बात का जिक्र किया और बाद में भी कहा कि हमारी सरकार बनते हुए जो 113 जातियाँ जो बाद में जोड़ी गई हैं उन सबको हम ओबीसी लिस्ट से निकाल देंगे और उस 113 जातियों में 77 जो जातियां ग्रुप कहें तो मुस्लिम समुदाय के थे, उसको भी निकाल दिया गया। अब जो है वहाँ पर जो ओबीसी को लिस्ट है उसमें 66 जातियां हैं, जिसमें कि 16 मुस्लिम के और 50 जो है हिंदू के हैं और इन लोगों के लिए ही 7% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। पहले 10% आरक्षण का अलग से प्रावधान वो 113 जातियों के लिए किया गया था, जिससे कि जो एनेक्सर ग्रेड बी ग्रुप बना करके उनको हटा दिया गया है और अब जो है इन जो खास करके AB को हटा करके एक ही लिस्ट में जो ओबीसीज़ के लोगों को आरक्षण दिया गया है और इसमें मुस्लिम जातियां भी हैं। खास करके मुस्लिम के हजाम हो, जुलाहे हों, इस तरह के काम करने वाले जो महत्वपूर्ण जातियां हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। राजनीतिक दल वाले इसकी जो है खास करके कांग्रेस वाले और AIM वाले, तृणमूल वाले इसकी आलोचना करते हैं कि ये मुस्लिम को हटाने के लिए किया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मंडल में जो मुस्लिम जातियां थी और जो बाद में भी थे उनको रखा गया है और शुभेंदु अधिकारी की सरकार की पुराने सर्वे के आधार पर और जो कलकत्ता हाई कोर्ट की जो निर्णय थे 2024 की, जिसमें कि जो ममता बनर्जी के द्वारा बहुत जातियों को जोड़ा गया था उसको चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया था और कहा गया था कि अब ओबीसी की लिस्ट जो है जांच के बाद बनावे। ममता बनर्जी के तृणमूल सरकार के समय में बिना जांच पड़ताल के मनचाहे जातियों को जोड़ दिया गया था, तो जो कमीशन के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग के द्वारा नहीं था उनको हटाने का आदेश दिया गया था और इन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी ने भी सत्ता में आते ही पुनः उसकी जांच की और जांच के आधार पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ इन जातियों को हटा दिया गया है। अब वहाँ 66 जातियों के लिए जो ओबीसी के लिस्ट में है, वहाँ SC ST के लिए भी जो आरक्षण है 23% की आबादी वहाँ पर SC के हैं तो 22% आरक्षण उनके लिए भी है। ST की भी लगभग 6-7% आबादी है, 6% आबादी उनके लिए आरक्षण है। 3% विकलांग लोगों के लिए भी वहाँ आरक्षण दिया गया है। तो इन मिला कर के जो है वहाँ जो 50% से कम ही आरक्षण जो है वहाँ वेस्ट बंगाल में है। दूसरे राज्यों की तरह वहाँ जातीयता के आधार पर ज़्यादा मारा धापी नहीं है। बहुत सारे जातियाँ जो हैं वहाँ ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से मिले हुए और कोई कास्ट के रूप में क्लियर कट विभाजन भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि है,
वहाँ कास्ट क्लास के भी कन्फ्लिक्ट हैं और कुछ जातियां हैं उनमें आपस में संघर्ष है। लेकिन जातीय विद्वेष जिस तरह से यूपी, बिहार और दक्षिण के राज्यों में रहा, तो ऐसा विद्वेष वहाँ नहीं है। वहाँ की यदि हम जातीय समूहों की चर्चा करते हैं तो वहाँ तक जो सवर्णों में जो है, हालांकि आबादी उनकी 25% है, बिहार, यूपी वगैरह, बिहार में तो मात्र 15% में ही सवर्णों की आबादी सिमटी हुई है। और यहाँ वेस्ट बंगाल में तो सवर्णों की में जो है 3 जातीय समूह महत्वपूर्ण है। एक तो ब्राह्मणों का समूह है, एक कायस्थ का है, और दूसरा जो है वैद्य है, जिसमें कि चिकित्सा वगैरह करते थे, उन लोगों का है। वैश्यों का कोई जातीय समूह वहाँ प्रभावशाली नहीं है। क्षत्रिय, राजपूतों का भी कोई ज़्यादा प्रभावशाली समूह नहीं है। और उसके बाद जो है वहाँ SC, ST और OBCs की भी जो जातियाँ उतने राजनीतिक ऊपर से नहीं है, जिस तरह से कि यादव, कुर्मी, कोयरी वगैरह पास के बिहार में है, वैसा नहीं है। अभी जो है कई जातियों को, कुर्मी को तो निकाला गया, कोयरी तो इसमें शामिल है, और यादवों का कुछ समूह उसको आरक्षण के लाभ में है, अन्यथा ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों से घोष जो है यादव समुदाय के लोग नेता है, राजनीतिक रूप से जो है प्रभावी होने की कोशिश में है। SC में राजभर वगैरह, जो राजवंशी वगैरह कुछ जातीय समूह जो है काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे के पूरे वो विभाजित हों। ब्राह्मणों का वहाँ की राजनीति में और क्षेत्र में रहा वर्चस्व, और कायस्थों का रहा है। ब्राह्मणों का भी वहाँ जो है 3 मुख्य धाराएं हैं। एक तो है जो ब्राह्मण वहाँ कन्नौज से आए थे, 5 लोग आए थे, वो बुलाया गया था कि ब्राह्मणीकरण करने के लिए, तो उसके जो 500-600 वर्ष पहले या उससे पहले भी, तो उसके कई समूह है। जितने भी अभी ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, ये सारे के सारे उस समूह से हैं। दूसरा प्रभावशाली समूह है उत्कल ब्राह्मणों का, जो बंगाल में है, जिसके कि सुगंध अधिकारी भी जो हैं, उन्हें भी जो वहाँ माइग्रेट करके गए थे। और कुछ जो है बिहार के जो मैथिल ब्राह्मण भी है, ये 3 ब्राह्मण समूह वहाँ पर एक्टिव हैं। और बेस जो कायस्थों का तो जो समूह है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो विभाजित्व है, लेकिन सबसे कलमकार सबके सब उन लोगों को लिखने पढ़ने अधिकारियों में उनका है। और पठन पाठन के क्षेत्र में ब्राह्मणों का, और सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है। तीसरा जो समूह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब भले ही आबादी कम हो, तो वैद्यों का है। अन्य जातियों में देखें, मैंने कई सारा अध्ययन किया, क्षत्रियों का वहाँ प्रभाव क्यों नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ लगा कि क्षत्रियों को वहाँ मंदिरों को समूल नष्ट किया गया बंगाल में। जो उत्तर भारत को जीतने के बाद, और यहाँ तो विरोध होते भी रहे, राजस्थान के राजपूतों ने लड़ा, जाटों ने लड़ा, कई जगह हुआ, लेकिन जब ये ईस्टर्न की तरफ बढ़ा तो बंगाल में इनको प्रभाव को काफ़ी मजबूत किया, और जितने भी मंदिर वगैरह थे तोड़े गए। वहाँ जो आज भी आप देखेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 17वीं शताब्दी के पहले बंगाल की भले ही कितनी सांस्कृतिक धरोहर विरासत, कोई भी मंदिर नहीं है। मस्जिद तो मिल जाते हैं, मंदिर नहीं। तो मंदिर के संरक्षक को भी मारा गया, वहाँ से हटाया गया, वहाँ से भगाया गया, और क्षत्रिय जो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते थे, उनको भी समूल वहाँ से जो है दूसरी जगह भगाया गया, हो जैसा हो। अब बाद में जाकर के कुछ राजस्थान के, बिहार से कुछ लोगों का, क्षत्रियों का बड़ा, अभी भी कुछ सिंह वगैरह राजनीति में दिखाई देते हैं, वो बाद में जाकर के गया है। ऐसे क्षत्रिय समूह जो है पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली नहीं है। और वैसी स्थिति भी, जो व्यापारी वर्ग भी वहाँ जो थे, लगता है कि सब पढ़े लिखे थे, व्यापार वाणिज्य का महत्व भी उतना नहीं रहा हो। तो वणिक समुदाय भी जो है, जैसा बेस्ट समुदाय दूसरे में है, बिहार यूपी में है, देश में है, वैसा उनका वहाँ नहीं है। मारवाड़ी समूह अब वहाँ से गया करके बाहर से गए हैं, दूसरे व्यापारी गए हैं, तो राजनीति में अभावी हुए हैं। लेकिन जातीय समीकरण, आरक्षण वगैरह में ऐसा काम नहीं है। जैसे कि बिहार में जो है बेस्ट समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण है, वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 3 समुदायों के बचा हुआ है। और सवर्णों में खास करके जो कानिकुब्ज ब्राह्मण है, उनकी राजनीति में प्रभाव है। और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, तो वही इन 3 में ब्राह्मण, जो कास्ट, और जो है वणिक, जो वैद्य समुदाय हैं, जो चिकित्सा से जुड़े थे, छोटे मोटे काम से जुड़े हुए, तो उनके लोगों को वर्चस्व जो वहाँ की राजनीति में, समाज में, व्यवस्था में। और वहाँ पे जो कुछ ज़्यादातर स्थिति हुई क्षत्रियों का जो रहा,
जब संघात मुस्लिमों से हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कास्ट करना प्रारंभ कर दिया। अतः कास्टों की संख्या बढ़ी, कास्टों का प्रभुत्व बढ़ा, तो अपना नाम लिख में बदल करके बहुत क्षत्रियों ने, राजपूतों ने अपने कास्ट में ही अपने आप को रोमांचित कर लिया। उसी तरीके से कई क्षत्रिय जो है, जो ज़मीन के देख रेख वाले थे, ब्राह्मण भी हो, वा इसको कहें कि संस्कृताइजेशन कहें या राजपूताइजेशन कहें, कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसको भी देखने का रहा, और इससे जा कर के वहाँ जातीय विद्वेष उतने उत्पन्न नहीं हो पाए और कुछ जातियों का प्रभाव रहा। अभी भी जो है चुनाव होते हैं तो उसमें ब्राह्मणों का और कास्टों का बहुत प्रभाव रहता था। ममता बनर्जी का आधार यही जातियाँ थी, जिसे वहाँ भद्र लोग कहा जाता है। इन भद्र लोगों के बल पर ही जीती। पिछले चुनाव में जो बीजेपी उतना सफल नहीं हुई, ब्राह्मणों में तो उनके अधिकारी थे, पिछड़ी जातियों में भी घोष थे, पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग, जो बांग्लादेश से आए हुए लोगों के में भगाए गए हिंदुओं में भी एसटी काफ़ी लोगों पर भी अपना प्रभाव जो है बीजेपी ने बना लिया था, आगे बढ़ाया था उनकी। लेकिन जो कास्ट समुदाय में उनका, जो भद्र लोगों के खास करके उनका प्रभाव नहीं था। इस बार वाले चुनाव ने रहा कि बीजेपी ने एक कास्ट, बिहार के कास्ट को जो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, तो उसका भी अच्छा प्रभाव वहाँ पर रहा। उनको लोग वोट भी जो बीजेपी के पक्ष में कास्टों का भी जो है वोट बढ़ा, वो जीतने के कारण रहा। तो अब की स्थिति में है लगभग 40% के आसपास ही वहाँ आरक्षण है, और 60% जो है अब भी वो नौकरियों में आरक्षण की जो है से ओपन सीटें हैं, और उनमें जो है सवर्ण जातियों का जो है उनकी नियुक्ति होती है। मुस्लिम समुदाय के भी जो लोग, बहुत सारे जो ओबीसी में नहीं है, यदि आरक्षण में नहीं है तो जनरल कास्ट में ही वो समाप्त हो जाते हैं। अब मुस्लिमों की आबादी वहाँ 22-23% के आसपास है, कुछ तो 27% कहते हैं। तो उनकी जो राजनीति में काफ़ी वर्चस्व है वहाँ भी, और ममता जी की तो बैकबोन ही थे, अतः उनको आरक्षण का लाभ जो है खुल करके भी दिया था। खास करके जो बांग्लादेश की जो बॉर्डरिंग एरिया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, इन क्षेत्रों में तो इनका जो है खास, किसी में तो कई है 60% से अब भी मुस्लिम आबादी रहा, तो वहाँ इनकी जो टीएमसी की वर्चस्व रहा और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे ने बीजेपी ग्रो किया और बढ़ा और सत्ता प्राप्त किया। और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए जो शुभेंदु अधिकारी बड़े ही धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं, और लोगों में जो जनता के बीच में पहुंचने के लिए ऐसे पब्लिक काउज में भी जो है, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे ग्रामीण रोजगार को हो, केंद्र की रोजगारों को लागू करना, और इसी तरीके के आरक्षण की नीति को भी इन्होंने बहुत सुदृढ़ बनाया। आरक्षण का लाभ उनको मिले जो वास्तव में जो उसके नीडी हैं और जो डिजर्व करते हैं। कमीशन के द्वारा जिन नामों की अनुशंसा की गई है 66 में जातियों में से, उन्हीं जातियों को है, और 70 जातियों को जो मुस्लिम को उसमें निकले हैं 113 में से, और भी जो 50 तो लगभग हिंदुओं के हैं। वो वास्तव में वो छोटी मोटी जातियाँ नाम जो आरक्षण के लिए कमीशन के द्वारा, न तो उनके नाम मंडल आयोग में थे, न स्टेट आयोग में थे, और मनमानी ढंग से लोगों ने उसको नाम को जोड़ा था, अतः हटाया गया है। तो इसमें कोई जातीय और धर्म का विद्वेष नहीं, इस माइनॉरिटीज़ को भी साथ में लेकर के ही इनकी का प्रयास है, और जो है विकास के लिए भी जो पश्चिम बंगाल में बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथियों, तो ये स्वागत योग्य है कि आरक्षण की नीति को उन्होंने अच्छी तरीके से लागू किया गया है। जो मंडल आयोग वाली नीति जिसको बीपी सिंह ने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट की जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में लागू किया गया, उसका लाभ जो है पश्चिम बंगाल के लोगों को, पिछड़ी जातियों को कम मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। इस तरह की समस्या को हल किया, और इन्होंने वैधानिक रूप से इसको ऐसा कर दिया है कि अब बिना कमीशन का किसी जाति का नाम को इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है, और नो इस नीति में सरकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसकी जो लेजिस्लेशन के माध्यम से और भी आरक्षण की नीति को सशक्त किया है। अब पिछड़ी जाति को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने सशक्त प्रयास किया है। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी जी को हमारी शुभकामना, और पिछड़ी जाति के भाई भी इसका लाभ उठावें। धन्यवाद साथियों।